हेलो दोस्तों, तो जुनून क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और वो टॉपिक आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का और वो है भारत में संविधान का निर्माण। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली, किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारत में संविधान निर्माण की मांग हो रही थी। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, बहुत सारे एक्ट लाए जिसके माध्यम से भी एक विकास का चरण चल रहा था, लेकिन वो विदेशियों द्वारा लाया गया था और भारतीय लोगों का मांग था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों का मांग था कि भारत का अगर संविधान हो तो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। सही भी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। संविधान एक तरह से किसी भी देश की मूल विधि होती है। कोई भी देश अपना शासन, प्रशासन, राजनीति, अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन चीज़ों में किस प्रकार समन्वय स्थापित करता है और किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की कानून प्रक्रिया वहाँ पर चलेगी, इन सभी चीज़ों का एक मसौदा होता है हमारा संविधान। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो विकास हुआ है वो तो बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन हम लोग अभी मेन पॉलिटिकल साइंस के व्यू से पढ़ेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री के पार्ट हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि कब से मांग उठना चालू हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में जो शासन चलाने की जो मूल विधि का बनने का जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, या शुरू तो नहीं बोल सकते, मांग की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो सबसे पहले 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज्य, अपना जो एक उनका स्वराज्य विधेयक के माध्यम से उन्होंने सरकार से संविधान की मांग की थी कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाए और देश का शासन संविधान के अनुसार होनी चाहिए। परंतु उनमें एक कमियां ये रही कि उनमें कोई निश्चित ये नहीं था कि योग्यता क्या होगी, या फिर अगर योग्यता होगी तो कहाँ से ये लोग चुने जाएंगे। तो उन्होंने बस निर्माण की मांग की थी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी, तो वो व्यक्ति हमारे थे बाल गंगाधर तिलक थे। और 1895 में उन्होंने पहली बार संविधान निर्माण की मांग की थी। वहाँ के बाद ये प्रक्रिया चलती रही, छोटी मोटी मांग होती रही, लेकिन हम लोग कंपटीशन के व्यू से अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेन चीज़ों को फोकस करेंगे। तो 1922 हमारे गांधी जी ने सर्वप्रथम इस बात की घोषणा की कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए? भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई विदेशी आकर अपना संविधान भारत पर थोप कर चला जाए। तो दूसरी बार जो मांग की है, यानी कि ऐसी मांग जिसमें भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हो, ये सर्वप्रथम मांग किसने की? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। तीसरी जो बात करेंगे हम लोग 1927 में अगर आप देखो तो हमारे भारत सचिव जो उस समय के थे उनका नाम था लॉर्ड ब्रेगन हेड। यहाँ पर मैंने लिखा है लॉर्ड ब्रेगन हेड। तो लॉर्ड ब्रेगन हेड थे, उन्हें तो लग रहा था भारतीयों को कुछ आता ही नहीं है, ये तो इसी ही बकवास करते हैं, इसी तरह संविधान का मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तुम लोगों को चुनौती देते हैं कि तुम लोग एक संविधान बनाकर तो दिखाओ। और बाकी राजनेता कोई तैयार नहीं हुए, लेकिन हमारे मोतीलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वकील भी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले उन्होंने जो चुनौती दिया उसे स्वीकार किया और उन्हीं के अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। कब आया नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। और ये प्रथम प्रयास किया गया संविधान निर्माण का। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इस संविधान बनाने का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये है आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि भी इसमें शामिल थे। ठीक है। 1924 में एम एन रॉय द्वारा पहली बार ये बोला गया। लेकिन एक बात अभी मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले जो भी मांगे हो रही थी उसमें एक चीज़ों का अभाव था, एक निश्चित कि संविधान का निर्माण कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, वो किस प्रकार की संस्थाएं से चुनकर आएंगे, प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा, इन बातों को लेकर अभी बहस जारी था। कोई खास बड़ा काम इसको लेकर हुआ नहीं था। तो पहली बार 1934 में एम एन रॉय, कौन? एम एन रॉय, नाम याद रखिएगा, एम एन रॉय ने बोला जो भारत का संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा?
संविधान सभा के द्वारा भारत का निर्माण किया जाएगा। पहली बार औपचारिक तौर पर किसने बोला? तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा बोला गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है कि सर्वप्रथम पहली बार किसने औपचारिक रूप से यह बात को रखा कि भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? ये तो एम.एन. रॉय ने 1934 में इस बात को बोला। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो भारत का संविधान सभा का गठन होगा, जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगा, वो वयस्क मताधिकार के तौर पे होगा। किस पे? वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार की बात किसने किया? तो वयस्क मताधिकार की बात इन्होंने किया, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि जो संविधान सभा जो कि संविधान निर्माण का कार्य करेगी, उसका जो सिलेक्शन होगा, जो निर्वाचन होगा, वो वयस्क मताधिकार पर होगा। अब एक सवाल बनता है कि वयस्क मताधिकार होता क्या? देखो, वैसे तो हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि 18+ आपका एज हो गया, अब वयस्क मताधिकार हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक वोट, एक व्यक्ति का एक मत, एक व्यक्ति एक मत, यही हमारा है वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति का एक मत होगा और सभी के लिए ये समान होगा। ये नहीं कि किसी के 2 मत हुए, किसी के 4 मत हो गए। गरीब से लेकर अमीर तक सबके एक वोट का मान एक ही होगा और अलग अलग देश इसके लिए अपने अलग अलग आयु को निर्धारित करते हैं। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू तब 1938 में वयस्क मताधिकार की बात की कि संविधान का जो निर्माण होगा, संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और संविधान सभा इसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर करेगा। ठीक है। 1940 का बात करते हैं। 1940 इससे पहले एक चीज देखते हैं। 1940 से पहले 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था। अब ब्रिटेन को भारतीय सैनिक की जरूरत थी और भारतीय सैनिक तब जा नहीं रहे थे जब तक भारतीय राजनेता उन्हें नहीं बोलते। तो उन्होंने भारतीय राजनेता को अपने पक्ष में करने के लिए एक तरह से आंशिक रूप से इस बात की स्वीकृति प्रदान कर दी कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होगा, तो भारत में संविधान की निर्माण की जाएगी। ये एक आंशिक स्वीकृति थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान निर्माण की आंशिक स्वीकृति कब मिली, तो वो अगस्त प्रस्ताव 1940 में मिली। अब तो वही आंशिक स्वीकृति थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो पहली बार उसने पूर्ण रूपेण इस बात को रखा कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, सारे बातों को उन्होंने बोला कि भारत में एक संविधान सभा होगा जो कि आपको भारत में संविधान सभा होगा जो कि यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। तो पूर्ण रूपेण संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया 1942 के क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव आए थे, क्रिप्स मिशन जो आया था उसके आधार पर, और आंशिक स्वीकृति मिली थी आपको अगस्त प्रस्ताव के आधार पर। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। एक बार आप ऊपर से रिवीजन कर दो कि 1985 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की। भारतीयों को जो संविधान का भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, इस बात की मांग सबसे पहले गांधी जी ने की। उसके बाद 1927 में भारत के उस समय के सचिव थे बैरेगन हेड। अच्छा, भारत का सचिव और वाइसराय क्या होता था? तो 1858 से जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जब जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर वो चली गई थी कहाँ? सम्राट के पास। तो उस समय से एक मंत्री पद होता था जो कि भारत के विभाग को देखता था लंदन में, और वाइसराय होते थे जो कि भारत में शासन चलाते थे। तो वहाँ का जो विभाग होता था, उसका जो प्रधान होता था, उसको बोला जाता था भारत सचिव। तो उस समय के जो भारत सचिव थे, जिनका क्या नाम था? बैरेगन हेड, उन्होंने चुनौती दी कोई भारतीय है जो कि है दम तो बना के दिखा। तो मोतीलाल नेहरू ने इस बात को दिल पे लिया, उन्होंने बोला बना देते हैं। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई और पहली बार असफल प्रयास किया गया। 1934 में एम.एन. रॉय ने बोला कि संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा के तहत किया जाएगा। नेहरू जी ने 1938 में बोला कि इसके लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और आंशिक स्वीकृति मिल गई, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया और पूर्ण स्वीकृति मिल गई कि भारत में संविधान का निर्माण होगा, यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा होगा, यहीं के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो पूर्ण जो स्वीकृति मिली वो 1942 के क्रिप्स मिशन से मिली। अब बात करते हैं हम लोग 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया।
अब देखो इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। कैबिनेट के ये तीनों जो सदस्य आएंगे ये वहाँ के लंदन के जो ब्रिटेन के कैबिनेट थे उसके ये लोग सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन को बोला गया, चूंकि कैबिनेट सदस्य मिशन को लेके आ रहे थे इसलिए इसे बोला गया कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब देखो उसके 3 सदस्य थे, उसके कौन कौन थे। पैंथिक लॉरेंस हेड था यानी अध्यक्ष था। इससे एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अध्यक्षता किसने की थी, तो पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, इन्हें लॉर्ड की उपाधि दिया गया था। सर क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 लोग थे, कौन कौन, ये देखिए पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आ गए आपको कहाँ पे, भारत में कैबिनेट मिशन को लेकर। कैबिनेट मिशन का जो शासन करना तो एक उद्देश्य था ही, एक जो प्रमुख उसका उद्देश्य था भारत में संविधान निर्माण करना था। भारत का संविधान का निर्माण करना किसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। इसके 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होते थे। अब जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा तो वो क्या क्या कार्य करेगा, किस प्रकार से संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू करेगा, उसे हम लोग अब देखते हैं। इसे अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। चौबीस मार्च कब, 1946 कैबिनेट मिशन आया। कौन सा मिशन आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसके कौन कौन सदस्य थे हमने बता दिया है। इन्होंने जब आया तो इन्होंने बोला कि भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया होगी वो अप्रत्यक्ष होगी। कैसी होगी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होगी। कैसे होगी, अप्रत्यक्ष होगी। कहां से चुने जाएंगे, तो प्रांतीय विधानसभा जो समय थे, प्रांतीय विधानसभा से इनका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा से इसका क्या होगा, निर्वाचन होगा। कहां से निर्वाचन, कहां से होगा, निर्वाचन कहां से होगा, निर्वाचन होगा प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा क्योंकि देखो पूरा पब्लिक पार्ट थोड़ी ना ले सकती है। पब्लिक प्रांतीय विधानसभा में लोगों को भेजा था, अब वो लोग वहां से चुनकर भेजेंगे कि जाकर कौन वहां पर संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रांतीय विधानसभा से चुने जाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। क्या होगा, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होंगे। 10 लाख पे एक पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कितने लाख पे एक प्रतिनिधि को रखा गया था, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे। अब देखो इसमें से 292 सदस्य कहां से होंगे, 292 सदस्य जो होंगे वो होंगे आपका ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे। ब्रिटिश प्रांत के सदस्य 93 सदस्य होंगे देसी रियासत के होंगे। देसी रियासत 4 होंगे चीफ कमिश्नर एरिया के, चीफ कमिश्नर। ये 4 इंपोर्टेंट है, मतलब ये तीनों मिले कितने होंगे, टोटल कितने सदस्य होंगे 389। टोटल कितने सदस्य होंगे 389 टोटल सदस्य। और इसको अगर तुम इस पर जोड़ दो टोटल सदस्य होंगे 389। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389। जो संविधान सभा जिसका कार्य था संविधान का निर्माण करना, उसमें टोटल सदस्य कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। इस 389 सदस्य में जो
292 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे, जो ब्रिटिश का जो प्रांत था उससे होंगे। जो 93 सदस्य होंगे वो देसी रियासत के सदस्य होंगे। अभी देसी रियासत क्या होते थे? देसी रियासत जो अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी लेकिन अपने क्षेत्र में थोड़े बहुत स्वतंत्र थे, वो देसी रियासत थे। तो देसी रियासत के 93 सदस्य होंगे, 292 सदस्य आपको हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत के, और 4 सदस्य हो जाएंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्र के। अब चीफ कमिश्नर को आप इस तरह से समझो, जिस तरह से आज केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र के डायरेक्ट नियंत्रण में होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक उसी तरह जो 4 चीफ कमिश्नर के एरिया होते थे वो केंद्र की निगरानी ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। तो ये चारों भी शामिल होंगे। अब देखो, इसमें से इसका जो निर्वाचन नहीं होगा, जो 93 जो देसी रियासत वाले थे ना, इसका क्या नहीं होगा? इसका निर्वाचन नहीं होगा, इसका मनोनयन होगा। ये मनोनीत किए जाएंगे। ये क्या होंगे? मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत किए जाएंगे मतलब ऐसे भी था, अगर देसी रियासत 600 आप किसी को उठा रहे तो वहां तो इलेक्शन राजतंत्र था वहां पे, तो वहां किसी को उठाएंगे, तो वहां के सदस्यों को क्या कर रहा था? मनोनीत किया जा रहा था। तो 93 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते। 92 सदस्य और ये 94 सदस्य, ये दोनों का क्या होता? सिलेक्शन होता। ठीक है, इनका क्या होता? इन दोनों का क्या होता? इनका और इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन। अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होगा। इतना समझ गए। कैबिनेट मिशन आया, उसने बोला कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष और प्रांतीय विधान सभा जो समय थे विधान पालिका, उससे इसका सिलेक्शन होगा, वहां से इन्हीं प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हीं से किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि टोटल सदस्य कितने होंगे? तो बोला कि एक काम करते हैं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को ले लेते हैं। 10 लाख की जनसंख्या एक सदस्य को ले लिया हमने, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य लिया और टोटल इस तरह से 389 सदस्य हुए। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सदस्यों की नीति तय हुई। अब जब ये लोग आए तो बोला गया कि 292 जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे उसका क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा प्रांतीय विधानसभा से। जो 93 देसी रियासत होंगे उनका मनोनीत किया जाएगा। उनको कौन? मनोनीत किया जाएगा। और 4 जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र होंगे उनका भी क्या होगा? निर्वाचन होगा। यानी टोटल 296 पर निर्वाचन होगा। 296 सीट पे क्या होगा? निर्वाचन होगा। अच्छा, यहाँ पर एक देखो, कभी कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 4 जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र है ना, ये 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र ये कौन कौन से? देखो, एक है कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। दिल्ली, कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मेरवार बोल सकते हैं इसको, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, और एक है बालूचिस्तान। ये पाकिस्तान में अब चला गया बालूचिस्तान। ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नर के थे। कितने? 4 जो थे क्या थे? चीफ कमिश्नर के थे। ये क्या थे? चीफ कमिश्नर। 4 कौन क्या थे? चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे ये चारों। ठीक है, याद रखना है। बालूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली और अजमेर, जिसको मारवाड़ उसमें प्रदेश बोला जाता, मारवाड़ का क्षेत्र था। ये 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और इनका भी क्या होना था? इनका भी निर्वाचन होना था। अब देखो आगे बात करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। टोटल 296 में 296 सीट पे चुनाव हुआ। इतने क्या हुआ? चुनाव हुआ। अभी तक देखो मुस्लिम लीग साथ में सब कुछ कर रहा भैया। उससे तो लग रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें बराबर सीटें मिलेगी। और जब इलेक्शन हो रहा था, यानी जब इन लोगों का संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा से हो रहा था, तो उस समय टक्कर काटे की लग रही थी कि मुस्लिम लीग भी बराबर सीटें लाएंगे। मुस्लिम लीग को भी लग रहा था कि हम लाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो इन लोगों की आंखें खोल दी। अब देखो कांग्रेस कितना जीता? चुनाव हुए, ठीक है, जुलाई में हुए थे। जुलाई 1946 को चुनाव हो गए। 208 सीट चुनाव हुए। ठीक है, याद रखना जुलाई 1946 को चुनाव हुए। 208 सीट पे कांग्रेस जीत गया। भारतीय कांग्रेस जो था 208 सीटों पे कांग्रेस जीत गया। कौन जीत गया? कांग्रेस।
73 सीट ही मिल पाई मुस्लिम लीग को। अब लो हो गया कांड मुस्लिम लीग, और 15 अन्य को मिला। अब यहां से समस्या हो गई। चलो, मुस्लिम लीग को तो लग रहा था कि हम तो कांग्रेस के बराबर लाएंगे, लेकिन यहां पर उसने मात्र 73 सीटें लाई। अब उसे पता चल गया कि हमें अब भारत में कांग्रेस के अधीन ही रहना होगा। कांग्रेस तो मेरे पे मनमानी करेगी, क्योंकि उसने तो 208 सीट ले आए, हमेशा उसकी बहुमत रहेगी। अब यहीं से मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमें अब अलग देश, अलग संविधान की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कौन कर दिया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। इससे पहले उन्होंने सब कुछ साथ में किया, लेकिन अब वो क्या कर देंगे? बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि सीटें कम मिली। अब सीटें कम मिलेगी तो लगेगा ना भैया, अब तो हम सेकंड पार्टी बन गए। कांग्रेस वो भी थोड़े बहुत का अंतर रहता तो चलता, ये तो भाई बहुत ज्यादा का अंतर था। कहां 208 और कहां 73। तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग संविधान। अब इतना कुछ हो गया है, अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी। जब संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई, कब प्रथम बैठक हुई? कब? 9 दिसंबर 9 दिसंबर प्रथम बैठक। देखो यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे एकदम अच्छे से देखना है। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होते हैं। इसमें कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? 212 सदस्य। कितने सदस्य? 212 सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं। अब वो लोग भैया इतना कम क्यों उपस्थित हुए? तो मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया था, तो उसके थोड़े बहुत कुछ सदस्य आए जो कि उस विचार से मान्यता नहीं रखते थे। तो कुछ सदस्य उसके आए, 2-4-5 सदस्य आए। और जो हमारे देशी रियासत थे, उन्होंने भी इसमें सम्मिलित होना जरूरी नहीं समझा, तो वो भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने पार्टिसिपेट किया? प्रथम बैठक में 212 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कब हुआ? तो याद रखना 9 दिसंबर 1947 को ये हुआ। अब देखो क्या होगा कि पहली बार अब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है, तो कोई तो एक अध्यक्ष होना चाहिए जो सबको संबोधित करेगा, सबका हेड होगा। तो उस समय कैसे होगा? इलेक्शन तो हुआ नहीं था, मतलब जैसे निर्वाचित हुआ नहीं था, कौन बनेगा? तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। देखो अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनती है। तो पहला तो आपने समझा कि अस्थायी रूप से किसके बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। किस आधार पर बनाया गया? सबसे वरिष्ठ थे। क्या थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। संविधान सभा में जो चुन के आए थे 212 सदस्य, इनमें जो सबसे ज्यादा जिनका एज था वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सबसे ज्यादा वरिष्ठतम होने के कारण इन्हें अस्थायी 2 दिन के लिए मात्र अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा और ये सिस्टम कहां से आया? और इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके नाम का प्रस्ताव रखा था कौन? जेबी कृपलानी। कौन रखे थे? जेबी कृपलानी। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी ने फ्रांस लिया। कहां से? फ्रांस का सिस्टम है ये। फ्रांस का सिस्टम है। जेबी कृपलानी इस तरह के सिस्टम फ्रांस में है कि जब कोई पहला बार सभा होगा तो उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं ना, उनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये फ्रांस की देन। तो
तो फ्रांस का जो सिस्टम था उसे जेबी कृपलानी ने फॉलो करते हुए सबसे पहले जाकर प्रस्ताव वक्ता के रूप में भाषण देते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अस्थायी रूप से फिलहाल कुछ दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हम सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करते हैं। लोगों ने समर्थन कर दिया, चलो ठीक। तो पहला अस्थायी कौन बन गए? सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। जेबी कृपलानी ने पहली बार संविधान सभा में भाषण दिया तो संविधान सभा का प्रथम वक्ता समझते हो, जो बोलने वाला होता है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन हो गए? जेबी कृपलानी संविधान सभा के प्रथम क्या हो गए? वक्ता हो गए, क्योंकि उन्हें पहली बार उन्होंने ही जाकर बोला कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाए, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और फ्रांस में इसी तरह की व्यवस्था चलती है, तो अस्थायी रूप से बनी। इतना समझ गया। अच्छा, पहली बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? प्रथम बैठक में महिला 10 थी। कितने? 10। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना थी, तो 15। महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन प्रथम बैठक में कितनी थी? तो 10 थी। बाद में और आके जुड़ते गए, बाद में तो बहुत सारे जुड़े, बहुत सारे हटे, लेकिन अभी कितने आए? तो 10 थी। प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, प्रथम बैठक आप लोगों ने समझ गए। चलो अब बात करेंगे जो दूसरी बैठक हुई। 2-3 इंपोर्टेंट बैठक है, उसके बाद यहां से खत्म हो जाएगा टॉपिक। जो दूसरी इंपोर्टेंट बैठक हुई वो कब हुई? वो हुई 2 ही दिन बाद, 11 दिसंबर को। ठीक है, 1946 दूसरी बैठक। और इसमें क्या किया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब बोला कि चलिए अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गया अस्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। प्रस्ताव किसने रखा? ये प्रस्ताव भी जेबी कृपलानी। तो किसने रखा? जेबी कृपलानी। प्रस्ताव जेबी कृपलानी। प्रस्ताव किसने लिखा? प्रस्ताव किसने रखा? जेबी कृपलानी ने। प्रस्ताव को मान्यता किसने दे दी? तो पटेल ने। मान्यता किसने दी? मान्यता दे दी पटेल, सरदार पटेल। तो पटेल जी ने मान्यता दे दी, जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा, राजेंद्र प्रसाद को सभी ने सम्मिलित रूप से, निर्विरोध रूप से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। और भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन कहलाएंगे? ये हमारे राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन आपको यहां से हो जाएगा कि पहला जो अस्थायी अध्यक्ष हुए वो कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद हुए। प्रस्ताव किसने रखा? जेबी कृपलानी ने रखा। तो वो जेबी कृपलानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ज्यादातर ये सारी कामें कौन करता था? जेबी कृपलानी। कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें कौन था? जेबी कृपलानी थे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बन गए। ये बातें हैं 11 दिसंबर की। अब बात करेंगे तीसरे बैठक का। जो तीसरा बैठक हुआ, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, 1947 में ये पास हो गया। ठीक है, जब ये पास हो गया तो हम लोग को जानना होगा कि क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, किस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव कार्य करता है। ठीक है,
किसी भी संविधान का जो निर्माता थे, संविधान सभा के लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था, वो किस प्रकार के संविधान बनाना चाहते थे, कैसा संविधान बनने वाला था, वो इसी उद्देश्य से तो पता चलता कि हम क्या संविधान बनाने वाले हैं। जैसे उसमें था संप्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बनाना था, तो ये उद्देश्य में ही तो ये सारी बातें कही गई थी कि हम कैसा संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया 1947 22 जनवरी को पास हो गई, रखा गया था 13 दिसंबर को। अब देखो, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव होगा बाद में प्रस्तावना बन जाएगा। क्या? प्रस्तावना का रूप ले लेगा, प्रस्तावना का रूप लेगा। तो आज का जो प्रस्तावना है वो क्या था, उस समय का उद्देश्य प्रस्ताव जो था बाद में क्या रूप ले लिया, प्रस्तावना का रूप ले लिया। उस समय का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लिया। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। अब ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब देखो, संविधान की बहुत सारी बैठकें हुई, 165 बैठक हुए, 12 अधिवेशन हुए, ये सारी प्रक्रिया क्या हुई, चलती रही। इस बीच में हम लोगों को कुछ प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया जो कि संविधान के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो संविधान के निर्माण में कौन कौन सी समितियां ने पार्टिसिपेट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारी समितियां थी, लेकिन 2-4 समितियां इंपॉर्टेंट है। खासकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, यानी कि जिसको मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तब हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख समितियां थी, उसमें जो सबसे प्रमुख थी वो था ड्राफ्टिंग कमीशन। कौन सा? ड्राफ्टिंग कमीशन। इसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्टिंग कमीशन, या इसको क्या बोलते हैं, मसौदा समिति भी इसी को बोलते हैं, मसौदा समिति, या इसको पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। तो पहले तो यही नाम से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इसका कार्य क्या था, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार करना इसका कार्य नहीं था। ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किसने किया था, तो भारत में जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमीशन है, इसको प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति। तो ड्राफ्टिंग कमीशन बोलो या प्रारूप समिति बोला जाए, क्या हो जा रहा है ड्राफ्टिंग कमीशन या प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इतना सारा एक ही कमीशन का नाम, इतने सारे नाम है किसका, ड्राफ्टिंग कमीशन का। भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया, संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। BN रॉय ने तैयार किया। किसने तैयार किया, BN राव ने तैयार किया। संविधान का प्रारूप जब तैयार हो गए, BN राव पूरे देश दुनिया घूम के आए, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। तो इस प्रारूप का क्या होना था, जांच परख भी तो होना था। तो जो ड्राफ्टिंग कमीशन बनी थी ना, वो प्रारूप, संविधान का प्रारूप नहीं बनाया था, उसने जो प्रारूप बना था उसकी जांच परख की थी। तो यहां से कंफ्यूजन मत होइएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया था। प्रारूप बनाने का श्रेय जाता है BN राव को। ये संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव कौन थे, BN राव के बारे में थोड़ा सा जान लो। BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। इनकी नियुक्ति संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन किया था, माउंटबेटन। किसने किया था, माउंटबेटन ने नियुक्त किया था, माउंटबेटन ने नियुक्त किया था इन्हें संवैधानिक सलाहकार। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। माउंटबेटन द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, और इन्होंने ही प्रारूप का निर्माण किया था। अगर पूछा ड्राफ्टिंग या मसौदा किसने तैयार किया था, पांडुलेखन किसने किया था संविधान का, प्रारूप किसने बनाया था संविधान का, तो आपका आंसर होना चाहिए BN राव।
लेकिन अगर पूछेगा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तब आएंगे भीमराव अंबेडकर। और जो ये ड्राफ्टिंग कमीशन बनी उसका क्या कार्य था, तो उसका जांच परख करना उसका मुख्य कार्य था। ठीक है, समझ गए। चलो, माउंटबेटन द्वारा नियुक्ति की गई थी, इनके बारे में और जान लो। म्यांमार के संविधान के निर्माण में भी, म्यांमार उस समय बर्मा हुआ करता था, म्यांमार के संविधान के निर्माण में, म्यांमार के संविधान के निर्माण में, म्यांमार के संविधान के निर्माण में भी BN राव की भूमिका रही थी। इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम